हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों मैं इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं पहले ही करवा चुका हूं, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन और साथ ही दोस्तों मैंने पैसेज करवाए थे। और वो सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैं जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ग्रामर से, वो लेकर आया हूं और साथ ही दोस्तों क्लोज टेस्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा और साथ ही दोस्तों अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना कमेंट करके। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा, सही आएगा, वो आपको चुनना है चारों में से। ऑन द वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट मिनी मार्ट टू पिकअप डैश फ्रूट, यानी ऑन द वे बैक होम यानी कि वापस घर की तरफ जाते समय हम कहाँ पे रुके, मिनी मार्ट पे रुके। टू पिकअप डैश फ्रूट यानी कुछ फल लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू पिकअप ए लिटिल फ्रूट आएगा, टू पिकअप ए फ्यू फ्रूट आएगा, टू पिकअप सम फ्रूट आएगा, या टू पिकअप मच फ्रूट आएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो दोस्तों, मच तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि मच कब आता है दोस्तों, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों फ्रूट, यहाँ पे दोस्तों क्या है, फ्रूट में हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मच नहीं आ सकेगा। मच दोस्तों हम किन के साथ लगाते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, जैसे दोस्तों क्या हो गया, मच वाटर हम बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं दोस्तों, उनके साथ मच लगाते हैं, जैसे मच वाटर हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो नाउन होते हैं अनकाउंटेबल, वहाँ पे मच लगाएंगे, यहाँ पे मच तो नहीं लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों जो लिटिल होता है, लिटिल भी दोस्तों हम क्वांटिटी के लिए लगाते हैं, तो ए लिटिल भी यहाँ पे नहीं होगा। ए लिटिल भी दोस्तों ये नहीं होगा, ये भी क्वांटिटी के लिए लगता है। अब दोस्तों दो ऑप्शन बचे हमारे पास, ए फ्यू और सम। ए फ्यू दोस्तों हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं और सम का यूज़ दोस्तों दोनों के लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए भी नंबर के लिए भी, ठीक है। तो ए फ्यू कब यूज़ करेंगे, ए फ्यू का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा हा, यानी कि आई पिकअप ए फ्यू फ्रूट। तो ए फ्यू फ्रूट तो नहीं बनेगा, मैंने थोड़ा हा फ्रूट, ये तो बनेगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे जो सही बनेगा वो क्या बनेगा, सम बनेगा। सम की यहाँ पे दोस्तों अगर आप यूज़ करके देखोगे तो आपको पता होगा, आई यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट मिनी मार्ट टू पिकअप सम फ्रूट। तो सम फ्रूट दोस्तों यहाँ पे सही, यहाँ पे साउंड कर रहा है, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू का क्या मतलब होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का क्या मतलब होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, जो लिटिल वाले होते हैं वो क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए दोस्तों, क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो फ्यू वाले होते हैं वो नंबर के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि संख्या के लिए। क्वांटिटी यानी मात्रा, नंबर यानी संख्या के लिए। और दोस्तों लिटिल कब यूज़ करेंगे, जब क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, न के बराबर। लिटिल, अकेला लिटिल तब यूज़ करते हैं जब जब क्वांटिटी बहुत ही न के बराबर होती है, यानी नेगेटिव अर्थ में यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जो फ्यू है, इसको भी दोस्तों जब नंबर बहुत ही कम होंगे, यानी बहुत ही कम नंबर की बात करेंगे, बहुत ही न के बराबर नंबर की बात करेंगे, तब हम दोस्तों किसका यूज़ करेंगे, मतलब कि अकेले फ्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों लिटिल में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास न के बराबर क्या है, मनी है। ही हैज़ लिटिल मनी यानी कि उसके पास न के बराबर क्या है, पैसा है। तो ये लिटिल लगाया मैंने, लिटिल अकेला लिटिल लगाया, यानी कि न के बराबर उसके पास पैसा है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा दोस्तों ही हैज़ ए लिटिल मनी, ए भी साथ में लिखूंगा, ही हैज़ ए लिटिल मनी। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, ही हैज़ ए लिटिल मनी, तो जब मैंने ए लिटिल लगाया तो इसका मतलब दोस्तों उसके पास कुछ कुछ पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है, यानी कि है तो कम लेकिन थोड़ा बहुत है। और जब लिटिल लगाऊंगा तो मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो लिटिल का प्रयोग दोस्तों नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ हुआ और ए लिटिल का थोड़ा पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ हुआ। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस लिखना है। और अगर द लिटिल की बात करें दोस्तों, तो तीन होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। द लिटिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मात्रा तो कम है लेकिन पूरी के पूरी की जब हम बात करते हैं, जितनी भी हम पूरी की बात करते हैं, तो वो होता है द लिटिल। जैसे मैंने क्या लिखा, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, यानी मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो सब के सब मैंने खर्च कर दिए। तो जब पूरे मतलब कि मात्रा में तो कम है चीज़, लेकिन उस पूरे की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने क्या, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे मैंने सब खर्च कर दिए, तो वहाँ पे द लिटिल का यूज़ होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार दोस्तों एक होता है फ्यू, ठीक है, एक होता है ए फ्यू और एक होता है दोस्तों द फ्यू। एक होता है दोस्तों द फ्यू। फ्यू का मतलब दोस्तों क्या है, बिल्कुल न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर। ये दोस्तों क्वांटिटी के लिए नहीं बल्कि नंबर के लिए यूज़ होता है। लिटिल है दोस्तों वो क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। अब फ्यू में दोस्तों क्या करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ आई रेड फ्यू बुक्स, आई रेड फ्यू बुक्स, यानी मैंने कुछ किताबें क्या है पढ़ी हैं, लेकिन किस मतलब फ्यू लिखा है तो मतलब कि न के बराबर मैंने किताबें पढ़ी हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स, यानी मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, बिल्कुल न के बराबर किताबें पढ़ी हैं। आई रेड फ्यू बुक्स, क्योंकि रीड को रेड बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में आपको पता होगा। तो आई रेड
फ्यू बुक बोलूँगा, फ्यू अकेला फ्यू, तो न के बराबर किताबें पढ़ी हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आता है। और जब मैं बोलूँगा दोस्तों आई रेड ए फ्यू बुक्स, यानी मैंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं, कुछ भी, कम से कम तो कुछ तो किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग आता है, ठीक है ना। यानी मैंने आई रेड ए फ्यू बुक्स, ए फ्यू लगा दिया ना, तो कुछ किताबें तो मैंने पढ़ी हुई हैं, यानी कि कम से कम कुछ तो पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव मीनिंग में दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। और द फ्यू का मतलब दोस्तों कि पढ़ी तो बहुत ही कम है चीज़ें हैं, लेकिन जितनी, जब मैं सबकी बात करूँगा, यानी कि संख्या तो बहुत कम है, लेकिन मैं सबकी बात करूँगा। जैसे मैं बोलूँगा आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी मेरे पास जो थोड़ी बहुत बुक्स थी मैंने वो सभी पढ़ी हुई हैं, मैंने वो सभी पढ़ी, तो वहाँ पे हम द फ्यू का यूज़ करेंगे। तो इन तीनों में दोस्तों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लिटिल सबसे पहली बात तो क्वांटिटी के लिए होगा, और फ्यू किसके लिए दोस्तों, नंबर के लिए होगा। और इसमें ये भी पता होना चाहिए कि द फ्यू, ए फ्यू और फ्यू कब होगा, लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल कब होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा कंसेप्ट था, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में मतलब आया होगा यहाँ से, ठीक है ना। एक बार और इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से सर्च करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसको कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एडजेक्टिव से भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है, तो एडजेक्टिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखो, मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द डैश एयरपोर्ट्स इन इंडिया, यानी मुंबई और दिल्ली है जो, वो इंडिया में दो क्या है, डैश एयरपोर्ट है। कैसे, बिजियर, बिजिएस्ट, बिजी या फिर मोर बिजी। दोस्तों जब भी द आ जाए ना और उसके बाद क्या कोई एडजेक्टिव हो, तो दोस्तों द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव आता है। तो दोस्तों बिजियर तो क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन बिजिएस्ट दोस्तों क्या सुपरलेटिव डिग्री है बीजी की, तो बिजिएस्ट, बिजिएस्ट दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द के बाद दोस्तों हमेशा अगर एडजेक्टिव आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री वाला आएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे देन लिखा हो, देन से पहले हमेशा कंपेरेटिव डिग्री वाला आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टिल टुडे, आज तक, नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश द रेस, दोनों में से कोई भी, मतलब उन दोनों भाइयों में से कोई भी क्या है, रेस को, अच्छा रन लिखा नहीं दौड़ पाया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में से कोई भी रेस को नहीं दौड़ पाया। तो दोस्तों इसमें देखो, यहाँ पे प्लूरल है तो हैव रन आ जाएगा। नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहाँ पे द है ना, नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स लिखा है, तो यहाँ पे दोस्तों हैव रन हम लिखेंगे। तो नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव रन दिस रेस, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव है, हैज तो सिंगुलर है, ये तो नहीं होगा। और टिल टुडे है, आज तक है, यानी आज तक की बात है, फ्यूचर की बात नहीं है, तो विल भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हैव रन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दोस्तों, आई डैश वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, यानी मुझे लगता है कि हमें जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट की बात है कि मुझे लगता है कि हमें जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो प्रेजेंट की बात है, तो विल तो नहीं आएगा, तो फ्यूचर में होगा, तो शुड तो पहले यहाँ पे आ गया, आई शुड तो नहीं आएगा यहाँ पे, आई शुड थिंक नहीं आएगा, ये तो ये बनेगा मुझे सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है, तो सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और आई के साथ दोस्तों आपको पता है ना, तो एस लगता है ना ई एस लगता है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, थिंक आ जाएगा। आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द और यहाँ पे ऑफर, ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेदर ही नोर हिज सर्वेंट डैश। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रूल आपको बताने वाला हूँ, पहले भी मैंने बताया था, जब भी दोस्तों आपके पास क्या है, नेदर नोर और, या फिर आए दोस्तों एदर और, इधर भी बोल देते हैं इसको, इधर और, या फिर दोस्तों आपके पास आए नोट ओनली बट आल्सो, नोट ओनली बट आल्सो। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, नोट ओनली बट आल्सो। तो जब भी दोस्तों नेदर नोर एदर और नोट ओनली बट आल्सो आए, तो नोर के बाद या फिर और के बाद या बट ओनली के बाद जो भी दोस्तों यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे वर्ब लगती है। अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, नेदर ही नोर हिज सर्वेंट, तो हिज सर्वेंट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे दोस्तों वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हिज सर्वेंट। अब यहाँ पे देखो, लीव आएगा, हैव लेफ्ट आएगा, या हैज़ लेफ्ट आएगा, इज लेफ्ट आएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, प्लूरल तो आएगा नहीं, यानी कि हैव लेफ्ट तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इज लेफ्ट कुछ नहीं होता दोस्तों, इज लेफ्ट नहीं लगेगा, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, ये दोस्तों पैसिव वॉइस में लगती है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इज लेफ्ट भी नहीं होगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब सिर्फ 2 बचे दोस्तों, ए और बी, नेदर ही और नेदर ही नोर हिज सर्वेंट लीव भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ लेफ्ट होगा, क्या होगा, हैज़ लेफ्ट, कि ना तो वह और ना ही उसका जो सर्वेंट अभी तक गया है, यानी कि यहाँ से निकला है, तो हैज़ लेफ्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ लेफ्ट। आपको थोड़ा सा जो सेंस है दोस्तों वो भी समझनी है, ठीक है ना, थोड़ा वो भी समझनी है, तो हैज़ लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। और लीव क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लीव लिखेंगे
तो अकेला यहाँ पे लीव्स नहीं आएगा, तो लीव्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लीव्स आना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज सर्वेंट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ दोस्तों क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों लीव है, ये भी प्लूरल वर्ब है, तो ये भी नहीं आएगी। तो पहली और दूसरी तो प्लूरल थी, इज लेफ्ट यहाँ पे बनने वाला नहीं था, लेकिन हैज लेफ्ट दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको करने हैं, ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये करने हैं, तो बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिए, माई सिस्टर इज डैश देन आई एम। अब मेरी सिस्टर मुझसे डैश है, अब देन आ गया, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, और कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? या तो क्या होता है, पीछे ईआर लगा होता है, या फिर आगे मोर लगा होता है। अब दोस्तों ये आपको देखो, यहाँ पे क्या स्ट्रोंगर की बात हुई है, तो स्ट्रोंगर, मोर स्ट्रोंगर और फिर मोस्ट स्ट्रोंगर, इसकी 3 डिग्री होती है। पहला स्ट्रोंगर है, फिर दोस्तों मोर स्ट्रोंगर, फिर मोस्ट स्ट्रोंगर। हमें कंपैरेटिव वाली चुननी है, तो कंपैरेटिव वाली कौन होगी? मोर स्ट्रोंगर होगी। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, और द के बाद आएगी सुपरलेटिव डिग्री, आपको याद रख लेना, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो क्लोज टेस्ट में बने, चाहे डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आए, तो आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे देखो, ए फैमिली डैश एन एजुकेटेड मदर इज एडवांस्ड फैमिली, यानी कि एक परिवार विद आएगा, ऑफ आएगा, विदाउट आएगा, इंक्लूडिंग आएगा, एन एजुकेटेड मदर इज एन एडवांस्ड फैमिली, यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें एक जो एजुकेटेड मदर होती है, पढ़ी लिखी माता, वो फैमिली एक बहुत ही एडवांस फैमिली होती है। तो ए फैमिली विद एन एजुकेटेड मदर आएगा, ए फैमिली ऑफ एजुकेटेड मदर की फैमिली, ये तो सेंस नहीं बन रही है, तो होगा नहीं। ए फैमिली विदाउट एजुकेटेड मदर इज एडवांस फैमिली, तो एडवांस फैमिली है तो विदाउट थोड़ी होगा, या तो विद होना चाहिए, या यहाँ पे क्या है दोस्तों? इंक्लूडिंग है। तो ए फैमिली इंक्लूडिंग एन एजुकेटेड मदर की को इंक्लूड करके जो फैमिली बनती है, वो एक एडवांस फैमिली होती है। या फिर एक फैमिली किसके साथ? एजुकेटेड मदर के साथ है, वो एडवांस फैमिली होगी। तो उसको ध्यान से समझना दोस्तों, विद और इंक्लूडिंग में से कोई एक आएगा, ना तो ऑफ होगा, ना ही विदाउट होगा। तो एक फैमिली, अब इसमें ना दोस्तों विद और इंक्लूडिंग का मतलब समझना है। विद का मतलब दोस्तों साथ होता है, इंक्लूडिंग यानी कि फैमिली के अंदर ही वो मदर है जो एजुकेटेड, वो सम्मिलित है। तो फैमिली में ही दोस्तों जब एजुकेटेड मदर होगी, तभी तो वो फैमिली क्या होगी? एडवांस फैमिली होगी। तो इंक्लूडिंग दोस्तों यहाँ पे सही साउंड करेगा। अगर इंक्लूडिंग नहीं होता तब हम विद के साथ जा सकते थे, लेकिन अब दोस्तों विद और इंक्लूडिंग में से हम इंक्लूडिंग को प्रेफर करेंगे, तो इंक्लूडिंग यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्तों क्या है, द डॉक्टर डैश ऑपरेशन, डॉक्टर डैश एन ऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या 2 वर्ब दी हुई, एक तो डू डन, एक परफॉर्म्ड, या फिर इज परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, द डॉक्टर डू तो नहीं आएगा, क्योंकि डू नहीं आता, डू डॉक्टर के साथ क्या आता है? डज आता है। द डॉक्टर डज एन ऑपरेशन, तो यहाँ पे डू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? द डॉक्टर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब भी दोस्तों सिंगुलर आनी चाहिए यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन ये तो प्लूरल वर्ब होगी, नहीं आएगी। उसके बाद द डॉक्टर परफॉर्म्ड, ये दोस्तों सेकेंड फॉर्म हो गई, तो ये आ सकती है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, द डॉक्टर इज परफॉर्म्ड, इज के साथ दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? पैसिव वॉइस में, लेकिन आप देख सकते हो तो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे सेंटेंस है। अगर पैसिव वॉइस होता तो यहाँ पे बाय लगा होता, एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द डॉक्टर होता। तो ये तो दोस्तों क्या है? एक्टिव का है, पैसिव का नहीं है, तो इज परफॉर्म्ड भी नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों डन दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों अकेले नहीं आती है, तो हैज हैव आएगा, ठीक है ना। और पैसिव में हुई तो इज एम आर वगैरह आता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्या है? डन आया है, इसके आगे हैज हैव नहीं लिखा, ना ही हैड लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, परफॉर्म्ड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि ऑपरेशन किया, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वो ऑप्शन काटने हैं जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ही थॉट, उसने सोचा, मई कार डैश फॉर सेल, उसने सोचा, यानी क्या सोचा? मई कार डैश फॉर सेल, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखो, ये थॉट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सेंटेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? पास्ट की आएगी। इज दोस्तों पास्ट की नहीं होती, हैज बीन पास्ट की नहीं है, गोइंग भी पास्ट की नहीं है, पास्ट की एक ही वर्ब है, वो क्या है? वाज। तो उसने सोचा था, क्या सोचा था? कि मई कार वाज फॉर सेल, कि जो मेरी कार है वो सेल के लिए थी, तो वाज दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो पास्ट की वर्ब आएगी तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही होगा, और पास्ट की वर्ब दोस्तों कौन सी? वाज है, बाकी तो सब क्या है? ये वाली प्रेजेंट की है, कोई आईएनजी वाली है ना, पास्ट की सिर्फ वाज थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो दोस्तों, हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन रोजेज। यहाँ तो सीधा दोस्तों क्या है? ये तो सीधा ही दोस्तों क्या है कि मतलब कि साउंड हो गया ना, सीधा ही साउंड हो गया। हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन रोजेज, जब आपकी वो कैब अच्छी, मतलब आपकी जो रीडिंग अच्छी होती है तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है ना। तो हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन रोजेज आएगा दोस्तों, यहाँ पे इन नहीं आएगा, इन रोजेज थोड़ी आएगा, रोजेज में थोड़ी। आपने रोजेज पे, गुलाब पर कितना मतलब कि स्पेंड किया, खर्चा किया ना, तो ऑन आएगा।
कहीं तो दोस्तों आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे, पढ़ने से ही पता चल जाते हैं। तो ओन यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, इसमें कोई मतलब नहीं बनेगा ऑफ और फ्रॉम का, तो ओन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सा हिम। आई सा हिम यानी मैंने उसे देखा था। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे बहुत ही मुश्किल से पहचान सका था। तो मैं उसे बहुत ही मुश्किल से पहचान सका था। आफ्टर मतलब कि मैंने उसे देखा था मैंने उसे देखा था उसके बाद। यहाँ पे देखो दोस्तों, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस है आप ध्यान से समझना। मैं उसे बहुत ही मुश्किल से पहचान सका था, मैंने उसे देखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब मैंने उसे देखा था तो मैं उसे उसे बहुत ही मुश्किल से पहचान पाया था। तो इस केस में दोस्तों हम वैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वैन का। तो जब भी दोस्तों कोई ऐसा मतलब कि कोई आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ पास्ट वाला, उसके आगे ज़्यादातर केसेस में वैन ही लगता है कि मैं ये कर सका था कब, व्हेन आई सॉ हिम या व्हेन आई डू दैट। तो इस व्हेन आई डिड दैट कुछ भी हो तो वहाँ पे हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? वैन। अगर आप इसके सेंस समझोगे कि मैं उसे बहुत ही मुश्किल से पहचान सका था जब मैंने उसे देखा था, तो जब के लिए हम वैन का ही यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फीलिंग, जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे इसका अर्थ, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आवर टीचर एनकरेज डैश द सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। हमारे टीचर ने प्रोत्साहित किया किसे? हिज सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। अच्छा, हिम सेटिंग नहीं होगा दोस्तों, हिज सेटिंग होता है कि किसको अरेंज किया, मतलब किसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। हिज सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक, यानी दोस्तों पोएम को म्यूजिक पे सेट करने। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, कोई पोएम होती है उसको म्यूजिक पे सेट करके गा देते हैं ना। तो कोई टीचर, कोई स्टूडेंट होगा, कोई भी होगा, तो उसने क्या किया, पोएम को म्यूजिक पे सेट किया। तो उसकी जो सेटिंग थी, मतलब कि पोएम की जो सेटिंग थी म्यूजिक पे उसके द्वारा जो की गई थी, उसको टीचर ने क्या किया, प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। तो हिज सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक, यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ही सेटिंग नहीं आएगा, ही इज सेटिंग, ही इज नहीं, हिज आएगा, ये हिम भी नहीं आएगा। तो पॉजेसिव केस आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने दोस्तों जो सर्वनाम जिसको कह देते हैं प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस आता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों क्लोज आपको बताना है क्या आएगा। क्लोज, वो क्लोज टेस्ट वाला नहीं दोस्तों, दूसरा क्लोज है। यहाँ पे देखो, नो वन नोज डैश, नो वन नोज हु ही इज, नो वन नोज whom he is, no one knows why he is, no one knows when he is। दोस्तों ये क्या है, ही है, जो कि एक पर्सन है। पर्सन के लिए दोस्तों हम हु का यूज़ करते हैं। अगर कोई थिंग होती है, प्लेस होता है, तो विच का यूज़ करते हैं। टाइम के लिए वैन का यूज़ करते हैं। किसी रीजन के लिए दोस्तों हम वाई का यूज़ करते हैं। तो ही क्या है, हमारा पर्सन है, तो हु का यूज़ करेंगे। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, हु ही इज, यानी कि वह कौन है, कि वह कौन है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद ये देखो दोस्तों, शी विल, यहाँ पे फीलिंग थोड़ा समझनी है। शी विल नॉट लेट यू गो, वह आपको जाने नहीं देगी। अनलेस यू विल ब्लेस हर, जब तक आप उसको ब्लेस नहीं करोगे ये तो फ्यूचर वाला होगा। अनलेस यू डू नॉट ब्लेस हर, जब तक आप उसको ब्लेस नहीं। दोस्तों ऐसे केसेस में क्या होता है, शी विल नॉट लेट यू गो, वह आपको जाने नहीं देगी जब तक आप। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, जो दोबारा से नेगेटिव नहीं आता है आपको याद रखना है, तो नोट वाला नहीं आएगा, अनलेस यू ब्लेस हर आएगा, अनलेस यू ब्लेस हर आएगा। ठीक है ना दोस्तों, जब यहाँ पे नोट लिख दिया कि वह आपको जाने नहीं देगी जब तक आप उसे क्या नहीं करोगे, ब्लेस नहीं करोगे, यानी कि उसको क्या है दोस्तों, ब्लेस करना, यानी कि आशीर्वाद नहीं दोगे उसको, है ना, तब तक वो क्या नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, नोट वाला बाद में, अगर पहले ही नोट लिख दिया तो उसका मतलब यही फीलिंग, यही इसका अर्थ हो जाएगा कि बाद में नोट नहीं आएगा। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि जब तक वह आपको, मतलब जब तक आप उसे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक वह नहीं जाए, आपको जाने देगी, तब तक वह आपको नहीं जाने देगी। सॉरी, ये था जाने नहीं जाने देगी होगा ना। तो यहाँ पे देखो, अनलेस यू ब्लेस हर हो जाएगा। ध्यान से समझना, सी विल नॉट लेट यू गो, वह आपको तब तक नहीं, वह आपको नहीं जाने देगी, कब तक, अनलेस यू ब्लेस हर, जब तक कि आप उसको आशीर्वाद नहीं दे देते, है ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द स्टेयर्स आर वेट एंड स्लिपरी, जो सीढ़ियाँ हैं वो क्या है, गीली है और स्लिपरी फिसलन वाली है। वोक डैश, वोक दोस्तों हमारी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के साथ क्या लगती है, एडवर्ब लगती है। क्या लगती है, एडवर्ब। यहाँ पे दोस्तों केयरफुलर तो कुछ नहीं होता, केयरफुल्स भी कुछ नहीं होता, केयरफुल एडजेक्टिव होता है, केयरफुली वर्ब होती, एडवर्ब होती है। तो यहाँ पे वो वर्ब के साथ तो एडवर्ब लगेगी, तो केयरफुली आ जाएगा, केयरफुल नहीं आएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो दोस्तों, ही डैश एट द सेमिनार ऑन थर्सडे बिकॉज ही वॉज सिक, वह क्या था, बीमार था, है ना, इसलिए, मतलब क्योंकि वह बीमार था इसलिए। ही डैश एट द सेमिनार ऑन थर्सडे, तो वह थर्सडे को, क्या यहाँ पे देखो दोस्तों वाज आ गया, यानी वह बीमार था इसलिए वह थर्सडे को सेमिनार में नहीं आ पाया था, है ना।
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इज नोट तो नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट हो गया, विल नोट भी नहीं होगा, ये तो फ्यूचर हो गया, या तो वाज होगा या हैड होगा। लेकिन दोस्तों हैड नोट नहीं आएगा, हैड आएगा तो इसके साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वाज नोट आएगा। ही वाज नोट एट द सेमिनार ऑन थर्सडे, वह थर्सडे को सेमिनार में नहीं था क्योंकि वह बीमार था, तो वाज नोट आ जाएगा। देखो एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है, सबसे पहले वो ऑप्शन कट करना है जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इससे दोस्तों आपके पास ऑप्शन कम बचेंगे और आप इजीली पता लगा पाओगे कि कौन सा आंसर उनमें से सही है। तो एलिमिनेशन मेथड आपको जरूर यूज करना है क्वेश्चन का आंसर करते समय, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस कुछ भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, सपना डैश टू डांस एवरी डे, सपना है हर दिन डांस करना, यहाँ पे लव है यानी कि पसंद करने की बात हो रही है, यानी कि सपना हर दिन डांस करना पसंद करती है, उसको हर दिन डांस करना अच्छा लगता है, तो हर दिन की बात होगी, यानी हैबिट वाली बात होगी। और दोस्तों जो हैबिचुअल सेंटेंस, जो हैबिचुअल हैबिट्स होती हैं हमारी, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मतलब दर्शाते हैं। हैबिट को शो करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसका यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो सपना हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लव, और इसके साथ थर्ड पर्सन के साथ एस ईएस लगता है तो लव्स, तो क्या आ जाएगा, लव्स आ जाएगा। सपना लव्स टू डांस एवरी डे, सपना को हर दिन डांस करना अच्छा लगता है या उसे पसंद है, यह वह पसंद करती है, तो लव्स आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो आपको याद रखना है हैबिट वाले में दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दिस इज वन ऑफ द डैश नोवेल आई हैव एवर रीड, ये है अब तक की जो भी मैंने नॉवेल्स पढ़ी है उनमें से डैश है। अब यहाँ पे द आ गया और यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव दिए हुए हैं, तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, और सुपर एंटरटेनिंग सुपरलेटिव नहीं है, मोर एंटरटेनिंग तो कंपेरेटिव है, मोस्ट एंटरटेनिंग दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री है, तो द के बाद सुपरलेटिव लगती है, तो द मोस्ट एंटरटेनिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग नोवेल आई हैव एवर रेड, या रीड या रेड, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, एम्प्लॉइज डैश अटेंड द मीटिंग इन द ऑफिस, एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, तो जो एम्प्लॉय है उनको ऑफिस में मीटिंग है जो, तो क्या है, अब यहाँ पे देखो मे का कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मे का मतलब शायद करेंगे, है ना। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, जो एम्प्लॉयज़ है उनको ऑफिस में मीटिंग करना क्या जरूरी होता है, क्योंकि मीटिंग अटेंड करना उनके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे ये क्या है कि एक नेसेसिटी का क्या है यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। तो नेसेसिटी की एक यहाँ पे जो मतलब फीलिंग है, भाव है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रकट हो रहा है ना। तो एम्प्लॉयज़ के साथ हम अगर जहाँ भी दोस्तों नेसेसरी वाली चीज़ होती है वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ मस्ट अटेंड द मीटिंग इन द ऑफिस, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, जरूरी है, तो मस्ट यहाँ पे हम लगाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं वी डैश ओबे, इसका बताओ, अच्छा वी डैश ओबे अवर एल्डर्स, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, वी डैश ओबे अवर, इन्हीं में से बताना है मे, कैन, मस्ट, और यहाँ पे शेल की जगह शुड कर लेना, शेल की जगह शुड कर लेना, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वी डैश ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा, या फिर यहाँ पे मस्ट आएगा, कैन आएगा, मे आएगा, तो ये आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखो, स्वाति जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव हर सन, ये दोस्तों क्या आ गया, हमारा प्रीपोजिशन आ गया। यहाँ पे देखो स्वाति जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव हर सन, स्वाति ने अपने सन को बचाने के लिए नदी में क्या है वो कूद पड़ी। तो दोस्तों जब नदी में कूदते हैं तो वो मोशन में होती है, और जब भी मोशन में होती है तो हम इनटू का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जंप्ड के साथ इनटू लगता है, जंप इनटू, ये जंप्ड इनटू होता है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखो दोस्तों, मुकेश इज विद मी फॉर डैश डेज, मुकेश मेरे साथ है कुछ दिनों से, तो यहाँ पे देखो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आ गया, तो मुकेश दोस्तों मेरे साथ है कुछ दिनों से, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव का मतलब नेगेटिविटी का कोई यहाँ पे भाव व्यक्त नहीं हो रहा है, तो फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। फ्यू का मतलब दोस्तों न के बराबर होता है कि न के बराबर दिनों के लिए वो मेरे साथ था, तो ये तो इसका मतलब तो ये नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों सेंटेंस का कि मुकेश इज विद मी फॉर ए फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों से मेरे साथ है, तो ए फ्यू यहाँ पे सही बैठेगा। मुकेश इज विद मी फॉर ए फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों से मुकेश क्या है मेरे साथ है। द फ्यू तब लगते हैं जब हम पूरे की बात करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा होता कि मुकेश इज विद मी फॉर द डेज वी स्पेंट टुगेदर, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जब सारे की बात करते हैं, जब टोटल की बात करते हैं तब हम द फ्यू का यूज करते हैं कि जित कम है लेकिन जितने भी है उसके बारे में बात हो रही है तो हम द फ्यू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम अ फ्यू का यूज करेंगे क्योंकि थोड़े की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखो
हाउ डैश वाटर इज देयर इन दिस बकेट, इस बकेट में कितना पानी है। तो हाउ डैश वाटर दोस्तों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। एक पानी दो पानी इसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोस्तों आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा, मैनी तो नहीं आएगा, मैंने तो काउंटेबल के साथ आएगा। अनकाउंटेबल के साथ दोस्तों मच आता है। तो हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बकेट, हाउ मच वाटर आएगा दोस्तों, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 से दोस्तों 26 तक हमारा क्या है, एक दोस्तों यहाँ पे क्लोज टेस्ट है और ये प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको पढ़ते हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क ऑफ नॉर्थन इंडिया, इज सिचुएटेड डैश सवाई माधोपुर इन राजस्थान। यानी दोस्तों यहाँ पे देखो, थोड़ा हम यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो रणथंबोर नेशनल पार्क है वह नॉर्थन इंडिया के जितने भी नेशनल वाइल्ड पार्क उनमें से एक, मतलब कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान में सवाई माधोपुर। अब यहाँ पे क्या है, नियर सवाई माधोपुर या फिर बिसाइड सवाई माधोपुर या अवे या फिर फार। अब दोस्तों यहाँ पे अवे और फार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अवे के साथ फ्रोम लगता है, अवे फ्रोम या फिर फार फ्रोम। तो यहाँ पे फ्रोम तो लिखा नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब दो ऑप्शन बचे, नियर या बिसाइड। तो क्या बनेगा, नियर बनेगा या बिसाइड। नियर का मतलब है दोस्तों कि वो सवाई माधोपुर के पास है, और बी साइड का मतलब भी पास ही होता है, लेकिन बिल्कुल पास है। यानी जैसे दो दो घर बने हुए हैं, दो घर हैं एक दूसरे के बिल्कुल साइड में होते हैं, तो उसके लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं। अब ये तो दोस्तों बिल्कुल बिसाइड, अब सवाई माधोपुर के पास होगा, बिल्कुल ये थोड़ी कि उसके मतलब कि समीप होगा, जैसे दो घर आपस में जुड़े होते हैं ऐसे नहीं होगा। तो बिसाइड भी नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। नियर दोस्तों यहाँ पे सही रहेगा। रणथंबोर पार्क नेशनल पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क ऑफ द नॉर्थन इंडिया, इज सिचुएटेड नियर सवाई माधोपुर इन राजस्थान। तो नियर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखो दोस्तों, इट इज वन ऑफ द डैश प्लेसेस टू व्यू द मैजेस्टिक इंडियन टाइगर इन द जंगल। यानी यह एक मतलब क्या है, वन ऑफ द डैश है, डैश प्लेस है टू व्यू द मैजेस्टिक इंडियन टाइगर इन द जंगल। जंगल में मैजेस्टिक इंडियन टाइगर को देखने का क्या है, वन ऑफ द डैश प्लेस है। तो कैसा प्लेस है, वन ऑफ द गुड प्लेस है, वन ऑफ द बेटर या वन ऑफ द बेस्ट या फिर वन ऑफ द नाइस। तो दोस्तों यहाँ पे द आया है, क्या है द। तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लाएगा, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है, तो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे रूल होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, उन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन याद हो जाता है। और ये वाला रूल दोस्तों मुझे लग रहा है अब की बार भी पक्का पूछा जाएगा, द वाला सुपरलेटिव वाला, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना। रणथंबोर यूज्ड टू बी हंटिंग ग्राउंड फॉर द रॉयल फैमिली इन द पास्ट। यानी पास्ट में बहुत समय पहले दोस्तों रॉयल फैमिली यानी दोस्तों जो अमीर राजा लोग होते हैं, उनके द्वारा रणथंबोर पार्क को क्या है, हंटिंग शिकार के लिए यूज किया जाता था। अब देखो, टुडे इट इज मेजर वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। लेकिन आज की बात करें, यह क्या है दोस्तों, एक वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी आप सोच आकर्षण का एक केंद्र बन चुका है, ऐसा मान सकते हो। अमंगस्ट सम ऑफ इट्स अदर अट्रैक्शन, और इसके जो कुछ और अट्रैक्शंस है, आकर्षण के जो केंद्र है, उनमें से कुछ क्या है, द इम्पोजिंग सेंचुरीज रणथंबोर फोर्ट। एक तो दोस्तों जो क्या है 10वीं सदी का जो एक रणथंबोर किला है टॉप पे, एंड और एक और यहाँ पे लिखा हुआ है द गणेश मंदिर टेम्पल, गणेश मंदिर टेम्पल। ये दो चीजें दोस्तों इसने कहा है कि उसके जो और भी आकर्षणीय केंद्र है, उनमें से दो चीजें कौन कौन सी। एक तो 10वीं सदी का रणथंबोर जो किला है, जो कि टॉप हिल पे बना हुआ है, यानी ऊपर बना हुआ पहाड़ी के, और एक दोस्तों गणेश मंदिर टेम्पल। तो दो चीजों की बात की है, तो दो चीजों की बात की, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, कि अमंगस्ट सम ऑफ इट्स अदर अट्रैक्शन, उसकी कुछ अट्रैक्शन में से जो है डैश है द। अगर इज आएगा, अगर यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इज रखेंगे तो इज तब आएगा जब एक ही बात होती। अगर यहीं तक होता कि अमंगस्ट सम ऑफ इट्स अदर अट्रैक्शंस इज द इम्पोजिंग सेंचुरी रणथंबोर फोर्ट ऑन ए हिल टॉप, लेकिन यहाँ पे एंड भी आया है, दो की बात की है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, इज तो नहीं आएगी। अब दोस्तों प्लूरल में क्या है, आर है, वन है, आर है। आर दोस्तों यहाँ पे दो बार आ गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आर तो दो बार नहीं आना चाहिए। अब वर तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों वर नहीं आएगा, ये आना चाहिए। आप देखो वर क्यों नहीं आएगा दोस्तों, जो हमारा जो यहाँ पे जो चला हुआ है ये सेंटेंस, ये हमारे किसमें प्रेजेंट में चला हुआ है, किसमें चला हुआ है, प्रेजेंट में चला हुआ है, तो वर नहीं आएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों आर, तो आर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में चला हुआ है, तो प्रेजेंट में हम आर का यूज करते हैं प्लूरल के लिए। वर का यूज दोस्तों पास्ट में प्लूरल के लिए किया जाता है, तो आर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अमंगस्ट सम ऑफ इदर अट्रैक्शंस आर द इम्पोजिंग सेंचुरी रणथंबोर फोर्ट ऑन ए हिल टॉप एंड द गणेश मंदिर टेम्पल, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आल्सो इन द पार्क इज ए लेक कॉल्ड पदम तालाब लेक, यानी पार्क में दोस्तों एक लेक भी है, एक झील भी है, जिसका क्या नाम है, पदम तालाब लेक है।
वो यहाँ पे लिखा डैश इज नोन फॉर इट्स अबंडेंस ऑफ वाटर लिलीज, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है। उसमें जो वाटर लिलीज हैं, छोटे छोटे दोस्तों वाटर लिली फूल टाइप के होते हैं कुछ, ठीक है ना, पानी में होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे अगर कोई तालाब है उसके ऊपर फूल से होते हैं दोस्तों अलग अलग टाइप के। तो अबंडेंस का मतलब होता है कि मात्रा में ज़्यादा होना, यानी कि अबंडेंस का मतलब दोस्तों मात्रा में ज़्यादा होना। तो वाटर लिलीज बहुत ज़्यादा है उस तालाब में, उसके लिए वो जानी जाती है। तो दोस्तों एक तालाब है, ये एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वट इज का यूज़ करेंगे, हुम इज का या हु इज का या विच इज का। तो आपको पता है दोस्तों, देखो ये कोई पर्सन तो नहीं है तो हु का तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हुम का भी नहीं करेंगे। वट वट का यूज़ दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। विच का यूज प्लेस के लिए, ये फिर दोस्तों कोई जगह है ना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। जो यहाँ पे क्या है, पदाम तलाव लेक है, विच इज नोन आएगा, विच इज नोन फॉर इट्स अबंडेंस ऑफ वाटर लिलीज। तो विच यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पे मैच कर रहा है, और इसकी साउंड भी यहाँ पे अच्छी आ रही है। तो यही दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विच, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 27 से 30, ये भी दोस्तों एक क्या है, ये भी दोस्तों एक हमारा क्या है, यहाँ पे क्लोज टेस्ट है। इसमें आपको बताना है क्या आएगा। सबसे पहला, मैन डैश इज बिलीव्ड टू हैव इवोल्व फ्रॉम एप्स, यानी जो आदमी है माना जाता है कि उनकी जो इवोल्यूशन है वो किससे हुई है, एप्स, यानी आप मान सकते हो जो वानर मान सकते हो, वानर है ना, उनसे दोस्तों क्या है, आदमी क्या है इवोल्व हुआ है, उनसे मतलब कि बना है ना, उन्हीं से क्या है इवोल्यूशन हुआ है आदमी का। पहले वानर थे, बंदर से है ना, चिंपैंजी वगैरह बने, तो उनसे क्या है इवोल्यूशन हुआ मैन का। तो मैन, अब यहाँ पे देखो मैन के साथ क्या आएगा, विच आएगा। विच क्यों आएगा, क्योंकि प्लेस नहीं है। वेन नहीं आएगा क्योंकि टाइम की बात नहीं है। वाइल भी नहीं आएगा। मैन क्या है दोस्तों, पर्सन क्या है, मैन क्या है, पर्सन ही तो है। तो पर्सन के साथ तो हु लगता है, पर्सन के साथ क्या लगता है, हु लगता है। तो मैन हु इज बिलीव टू हैव इवोल्व फ्रॉम एप्स, तो हु यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके आगे, डैश ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स, डैश ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स, यानी दोस्तों ये क्या है, वेरिड मोटिव्स का यहाँ पे दोस्तों डैश। अब यहाँ पे एक बात सुनो, मैन की बात किया है कि मैन डैश ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स, तो मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। मैन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है, एम तो आई के साथ लगता है, आर प्लूरल है, या तो इज आएगा या हैज आएगा। हैज तब आएगा दोस्तों जब यहाँ पे या तो उसके पास कुछ ऐसी बात चल रही हो, या कुछ दोस्तों यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों इज। तो मैन इज ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स, ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, ही इज नॉट ओनली डैश सब्जेक्ट्स ऑफ नीड्स डैश आल्सो देयर क्रिएटर। दोस्तों यहाँ पे देखो, ही इज नॉट ओनली, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद दोस्तों आपको पता है बट आल्सो लगता है। नॉट ओनली बट आल्सो एदर नेदर, एदर और नेदर नोर, तो तीन बताए थे, एदर और नेदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो यहाँ पे तो दोस्तों बट आल्सो आएगा, क्या आएगा, बट आल्सो। आल्सो तो पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी बट आएगा। ये तो दोस्तों डायरेक्ट पता चल गया, 30 का बट, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ही इज नॉट ओनली डैश सब्जेक्ट्स ऑफ नीड्स बट आल्सो देयर क्रिएटर, यानी दोस्तों ही किसके लिए यूज किया है, जो पूरी जो मानव प्रजाति है उसके लिए किया है कि ही इज नॉट ओनली डैश ए सब्जेक्ट ऑफ नीड्स बट आल्सो देयर क्रिएटर, यानी दोस्तों जो जरूरतों का विषय है ना, सिर्फ वो ही नहीं है आदमी, बल्कि उनका क्या है, क्रिएटर भी, यानी कि उनको बनाने वाला भी है। जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पैदा करने वाला भी है, उनको बनाने वाला भी है, ठीक है ना, आदमी, ना कि उनका सिर्फ विषय है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, इज ए यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इज ए, क्योंकि दोस्तों ये किसके लिए यूज हुआ है, मैन के लिए, यानी कि हिज जो ही है वो किसके लिए यूज किया गया, यहाँ पे पूरा जो मैन है, मानव जाति, उसके लिए यूज किया गया। तो मानव जाति के लिए यूज किया गया, तो इसके लिए दोस्तों हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। मानव जाति के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का। तो ही इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट्स ऑफ नीड्स बट आल्सो देयर क्रिएटर, तो ए यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही रहेगा। ना तो टू आएगा, ये तो आर्टिकल ही नहीं है, दा नहीं आएगा, एन, एन तो वैसे भी नहीं आना, आपको पता है, क्योंकि एन कब आता है, जब जो साउंड है दोस्तों वो वोवल साउंड आती है। टू भी नहीं आएगा। तो ही इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट्स ऑफ नीड्स, ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या बना हमारा, मैन हु इज बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स इज a curious mixture of varied motives. He is not only a subject of needs but also their creator. He also seeks to satisfy his needs and caters to his desires. यानी वह दोस्तों क्या है, he also seeks to satisfy his needs, यानी जो उसकी ज़रूरतें हैं, है ना, उनको पाने की वो मतलब कि पाने की क्या कोशिश करते हैं, उनको पाते हैं और संतुष्ट रहते हैं। एंड केटर्स टू हिज डिजायर्स,
और जो उनकी डिजायर्स हैं, उन इच्छाएँ हैं, उनको भी दोस्तों वो क्या है प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसा कुछ इसका मीनिंग बन रहा है। तो मेन आपको दोस्तों यहाँ पे ग्रामर मीनिंग आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको रूल पता होने चाहिए। उससे दोस्तों आप जो ये सभी क्या है, जितने भी ऑप्शन हैं उनको आप बिल्कुल सही यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और आपका पेपर है तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और दोस्तों अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों नोटिस रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।